हेलो मेरे बीएससी के नोनियालों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। काफ़ी टाइम से बीएससी फर्स्ट ईयर की जो क्लास है वो हम लोग अपलोड नहीं कर रहे थे। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना व बंधन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें आप कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल संरचना और बंधन की अगर अपन बात कर रहे हैं, संरचना किस प्रकार की होगी, यौगिकों की। ठीक है, बॉन्डिंग किस तरह से करेंगे आपके तत्व यानी कि परमाणु। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हमारा कार्बन ही होता है। कार्बन की संरचना कैसी होगी, कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाएगा, कैसे बॉन्डिंग होगी। अगर बॉन्डिंग की अपन बात करें यानी कि बंध बनाने की अगर बात करें, तो कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व जो होता है वो बंध बनाने के लिए फॉलो करता है किसको, वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, सभी परमाणु, लगभग सारे परमाणु जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को, संयोजकता बंध सिद्धांत को। वीबीटी है क्या, क्या कहती है वीबीटी, किस तरह से कोई तत्व वीबीटी को यहाँ पर फॉलो करेगा। तो वीबीटी के अगर स्टेटमेंट की बात करें, वीबीटी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ जो आपके काम की है या जो आपको बीएससी में पढ़ना है। वीबीटी जो है इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। 11th क्लास में आपके वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत के ढेर सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वीबीटी है क्या, वीबीटी का मेन स्टेटमेंट क्या है। वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत, कोई भी जो एटम है आपका, कोई भी परमाणु है, केवल उतने बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के बारे में बता रही वीबीटी, कोई परमाणु उतने बॉन्ड बनाएगा जितने उसके संयोजकता कोश में, संयोजकता कोश मतलब अंतिम कोश, वैलेंस शेल, जितने उसके संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। सीधा सा स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं वीबीटी का। वीबीटी कहती है कि कोई भी परमाणु केवल उतने बॉन्ड बना सकता है जितने उसके संयोजकता कोश यानी कि सबसे लास्ट वाली कक्षा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड, अकेला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहां, संयोजकता कोश के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अपन बात करते हैं। ऑक्सीजन हमें पता है इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 होता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स को अपन भरने चलें, परमाणु क्रमांक 8 है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो पहली कक्षा में, पहले शेल में कितने होंगे, 2, दूसरे में कितने होंगे, 8, तीसरे में कितने होंगे, 18। आप कह रहे हैं सर क्या कह रहे हो, ये 8 ही तो इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18 पर कहाँ जा रहे हो। एक सीधी सी बात बता रहा हूँ, किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2, 8, 18 की फॉर्म में अपन उसको भरते हैं कि पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे, तीसरी में 18 होंगे, फिर उसके बाद 32 हो जाएंगे। कैसे भरते हैं इसको, कौन से फॉर्मूला से, 2n² से। ठीक है, 2n² हमारे पास फॉर्मूला होता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो 2n² है। n क्या है, कक्षा का क्रमांक है, कौन से नंबर की वो शेल है। जैसे कि पहला शेल 2n², 2 × 1 का स्क्वायर, तो पहले शेल में 2। दूसरा शेल आते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 यानी कि 8, तो दूसरे में 8। तीसरे में आते हैं 3 का स्क्वायर 9 × 2, 9 × 2 या 18, 2, 8, 18, इस तरह से बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन में परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हैं, तो पहली में कितने, 2, दूसरी में कितने, 6, खत्म हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने चलते हैं इसका। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप, तो आपको पता पड़ेगा कि इसका अंतिम कोश कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने, 1s2, 2s2, 4 हो गए। s के बाद क्या भरेंगे, p, कितना, 2p4। अंतिम कक्षा कौन सी है, 2 है। कक्षा के अंदर p है,
SPDF चलते हैं ना अपन, जैसे कि एक परमाणु है अपने पास, ये तो नाभिक है, नाभिक के बाद उसके बाद पहली कक्षा, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा, फिर उसके बाद तीसरी कक्षा। पहली कक्षा में होता है सिर्फ S, कोश, उपकोश, फिर उसके बाद कक्षक, S उपकोश। पहली कक्षा में S, दूसरी में क्या होता है S और P, तीसरी में क्या होता है SP और D। अब हमें पता है कि S उपकोश है, उपकोश का, S उपकोश का कोई कक्षक नहीं होता, अकेला S कक्षक होता है। P की अपन बात करें तो P में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ। D की अपन बात करें तो इसमें 5 समभ्रंश कक्षक होते हैं। समभ्रंश मतलब समान ऊर्जा वाले, ठीक है। तो हम यहां पर अगर बात करें तो 1S 2S दोनों S पूरे भरे हुए हैं। पहली कक्षा को छोड़ देते हैं क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अंतिम कक्षा में यानी कि संयोजकता कोश में, तो 2S पे ध्यान देता हूं। 2S को मैंने लिखा ऐसे, 2S2 भरे हुए 2S2। 2P4 में चलते हैं। P में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY, PZ 4 है, तो आप वो नियम से भरेंगे 1 2 3 4 4, कुछ इस तरह से। आव्बो रूल जानते होंगे आप लोग। आव्बो के अंदर 3 अलग अलग प्रिंसिपल हैं। पॉली का अपवर्जन नियम, हुंड का बहुलता नियम और N+L का नियम, यानी कि पॉलीज, हुंड्स और N+L रूल। 3 रूल होते हैं उसके अंदर। ये जो मैंने भरा है ये हुंड का नियम है, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, जिसके हिसाब से वो कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को समान चक्रण में भरो। इसलिए मैंने 4 भरने थे, तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, 1 2 3 उसके बाद 4 मैंने ये भर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि ऑक्सीजन के संयोजकता कोश में, कौन सा है संयोजकता कोश? दूसरा। 2 ही तो कक्षाएं हैं, अंतिम कोश कौन सा है? दूसरा है। 2S को छोड़ा, 2P पर आएंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अनपेड कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। और हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 ही होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है कि कोई भी परमाणु, कोई भी एटम केवल उतने बॉन्ड्स बना सकता है जितने कि उसके वैलेंस शेल में, उसके संयोजकता कोश में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, आगे कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं, दूसरा एटम ले लेते हैं। मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने चलते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। संयोजकता कोश कौन सा है? तीसरा, S। ये लिखा तीसरा। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। अब मैं 2 पर तो देख ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने क्या बोला? संयोजकता कोश, वैलेंस शेल, अंतिम कक्षा तीसरी, उसमें 3s1 एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा? एक ही बॉन्ड बनाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। किसी के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन एक गड़बड़ है। यहां पर वीबीटी को सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। ये तीनों वीबीटी को फॉलो नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक। पहले को तो छोड़ दो, अंतिम कोश कौन सा है? दूसरा है। दूसरे में भरते हैं 2s2। ये देखा मैंने 2s2 अनपेड है क्या? नहीं है। 2p2 में चलेंगे। 3 p कक्षक 1 2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। बॉन्ड्स कितने बनाता है कार्बन? 4। वीबीटी फेल हो गई, क्योंकि वीबीटी कहती है कि कोई भी एटम केवल उतने बॉन्ड बना सकता है जितने उसके संयोजकता कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड कितने बनाने चाहिए? 2। बनाता कितने हैं? 4। गड़बड़ हो गई। बोरॉन की बात करो,
1s2 2s2 2p1 साफ दिखाई दे रहा है। कितने बॉन्ड बनाएगा? एक। बनाता कितने हैं? 4। बोरॉन का हाइड्राइड BH3 होता है, सॉरी 4 नहीं 3, गलत बोल गया मैं। कार्बन की वैलेंसी है 4, बोरॉन की वैलेंसी है 3। VBT के अकॉर्डिंग कितने बनाना चाहिए? सिर्फ एक, क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर। लेकिन बना कितने रहा है? 3 बना रहा है। बेरिलियम पे आ जाओ। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2, वैलेंस शेल कौन सा? दूसरा 2s2, अनपेड है ही नहीं। मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं 2s2 2p0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेकंड में आने पर 2p तो मिल ही जाता है आपको। 2s2 2p0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए। लेकिन BeCl2 कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे, 2 बॉन्ड बना रहा है। फिर VBT तो फेल हो गई, नहीं हुई है VBT फेल। ये जो तीनों एटम्स हैं पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये VBT को अपनी ग्राउंड स्टेट में फॉलो नहीं करते। फॉलो तो करते हैं, लेकिन ये VBT को अपनी ग्राउंड स्टेट में फॉलो नहीं करते हैं। ये VBT को अपनी एक्साइटेड स्टेट में फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कार्बन को एनर्जी दूंगा, कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो आपस में टकराएंगे एटम्स, आपस में टकराएंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। सीधी सी बात है कि जब भी किन्हीं 2 एटम्स को जुड़ना है, पहले उनकी आपस में टक्कर होगी, संघट्ट सिद्धांत जिसे अपन बोलते हैं। और जब भी टक्कर होती है तो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी जनरेट होती है। सीधी सी बात है, अगर मैं जोर से इसे ताली बजाता हूं तो मेरी हथेलियां गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने इन दोनों को जोड़ा है, जोड़ने पर एनर्जी रिलीज हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जिसे आप कहते हैं। तो यहां पर मैंने, ये तो ग्राउंड स्टेट है, कार्बन की मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। अब जब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, यानी कि उत्तेजित अवस्था, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, यहां से यहां गया। अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। VBT यही तो कहती है कि वैलेंस शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उतने ही बॉन्ड बनाना है। लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए अब S और P दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन में 2p4 था, P में ही 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बन जा रहे थे बॉन्ड। यहां पर S और P को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, S उपकोष P उपकोष, या फिर मैं कह दूं कि S कक्षक और P कक्षक, क्योंकि P तो एक है, उपकोष एक है, कक्षक 3 है, PX PY PZ। तो कार्बन का ये व्यवहार, ये बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि VBT को अपनी ग्राउंड स्टेट में फॉलो नहीं कर रहा था, ये VBT को अपनी एक्साइटेड स्टेट में फॉलो कर रहा था। और एक्साइटेड स्टेट में भी अगर इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसके S और P कक्षक को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस चीज को समझाने के लिए पॉलिग्स नाम का एक साइंटिस्ट था, पॉलिग बाबा, इन्होंने हमें बताया कि भैया ये VBT से काम नहीं चलेगा। अगर कार्बन के बारे में समझना है, कार्बन की वैलेंसी को बताना है, तो उसके कक्षकों को आपस में जुड़ना पड़ेगा। यानी कि एक S को 3p के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को उसने नाम दिया है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। आपकी फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक यही है, हाइब्रिडाइजेशन। उस संकरण को समझाने के लिए हम ये VBT वगैरह इन सब की बात कर रहे थे, ठीक है। संकरण, एक S को 3p के साथ जुड़ना पड़ेगा। एक S 3p के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस कंडीशन में कार्बन का संकरण होगा sp3। संकरण होता क्या है? क्या होता है संकरण? तो अब संकरण की परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूं। जब समान ऊर्जा या समान आकृति के कक्षक एक दूसरे के साथ अतिव्यापित होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को कहते हैं अपन संकरित कक्षक, और ये जो प्रक्रिया है इसको अपन बोलते हैं संकरण। कार्बन की वैलेंसी को क्लेरिफाई करने के लिए मैंने देखा यहाँ पर कि एक S को 3p के साथ जुड़ना है। समान ऊर्जा, समान ऊर्जा क्यों बोला मैंने?
क्योंकि दूसरी ही कक्षा के उपकोष हैं एस और पी। दूसरी कक्षा का एस है, दूसरी कक्षा का पी है। भाई ऑब्वियस ही बात है कि ये नाभिक है, नाभिक के बाद पहली कक्षा, फिर उसके बाद दूसरी कक्षा। अब इस कक्षा के अंदर जो उपकोष होंगे उनकी तो ऊर्जाएं समान ही होगी, समान ऊर्जा, लगभग समान आकृति। आकृति जरूरी नहीं है समान हो, लेकिन बनने के बाद जो बनेगी वो समान होगी, ये कंफर्म है। जब समान ऊर्जा या लगभग समान आकृति, क्योंकि एस तो गोलाकार होगा, एस जो होता है वो गोल होता है, पी जो होता है वो डंबल शेप का होता है, तो लगभग समान आकृति बोला है मैंने, एग्जैक्ट समान आकृति नहीं बोल रहा हूँ। जब समान ऊर्जा और लगभग समान आकृति के कक्षक, इसको थोड़ा शॉर्ट करके और लिख सकते हैं अपन, जब लगभग समान आकृति के समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक मतलब समान ऊर्जा वाले, जिनमें ऊर्जा का समान अंश बटा हुआ हो, उसे बोलते हैं अपन समभ्रंश कक्षक। तो जब समान ऊर्जा या लगभग समान आकृति के कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं, अतिव्यापन मतलब आपस में जुड़ना, सिकुड़कर पास पास आना, ओवरलैप होना। जब समान ऊर्जा या लगभग समान आकृति के कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं तो उतनी ही संख्या में, जितनी में जुड़ रहे हैं, जैसे 1 और 3 4 जुड़ रहे हैं तो 4 ही नए बनेंगे, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और ये जो प्रक्रिया है इसे संकरण कहते हैं। तो ये है संकरण, यानी कि कार्बन, बेरिलियम, बोरोन, इनकी जो संयोजकता है, एक कितने बॉन्ड बनाते हैं, इनकी कैसे वैलेंसी को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसको समझाने के लिए पॉलिग ने संकरण की परिकल्पना दी। और संकरण के अनुसार जब समान ऊर्जा या लगभग समान आकृति के कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं तो उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अपन संकरित कक्षक कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये संकरण कहलाती है। इसको एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एस और एक पी को जोड़ रहा हूं। फॉर एग्जांपल एस जो होता है वो गोलाकार होता है, इसको अपन ने एस कक्षक बोल दिया है। एक एस, पी जो होता है वो डंबलाकार होता है, एक पी, ठीक है। इन दोनों को आपस में अपन जोड़ रहे हैं, एक एस एक पी जुड़ रहे हैं, दो कक्षक जुड़ रहे हैं तो दो ही नए कक्षक बनेंगे। एक एस और एक पी, समान ऊर्जा है, आकृति लगभग समान बोली है मैंने, एग्जैक्ट समान नहीं बोली, ये गोल है, डंबल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये sp संकरित कक्षक है। अब ऐसे कितने बनेंगे? ऐसे दो बनेंगे, सेम दोनों ऐसे कैसे, तो होगी समान आकृति, हो जाएगी समान ऊर्जा। दो जुड़े, ऐसे दो बने हैं sp संकरित कक्षक, sp संकरण। अगर दो p जोड़ देता मैं तो तीन जुड़ते, तीन ही ऐसे बनते। तीन p जोड़ देता मैं तो चार बनते, और चार ऐसे के ऐसे बनते, ठीक है। जैसे कि अगर sp3 संकरण की बात करें तो sp3 संकरण में जो आपका केंद्रीय परमाणु होता है उसकी संरचना होती है समचतुष्फलकीय। तो उसको कुछ इस तरह से, जैसे कार्बन के बारे में अगर मैं बोलूं तो मैं उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं। एक बनाया मैंने, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। अगर इनके कॉर्नर्स को आप जोड़ेंगे एक समचतुष्फलक जैसी आकृति बनती है, ट्रायंगल नहीं है ये, ठीक है। और अच्छे से क्लियर कर देता हूं, समचतुष्फलक किस तरह से बनेगा आपका, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4, चार कक्षक हैं, चारों sp3 हैं, तो ये कुछ इस तरह से sp3 संकरण, ठीक है। तो संकरण के बारे में पॉलिग ने बताया, क्यों बताया? क्योंकि बेरिलियम, बोरोन और कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में फॉलो नहीं कर रहे हैं किसको, वीबीटी को, संयोजकता बंध सिद्धांत को। हमारी जो फर्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो यही है संकरण। हमें पढ़ना है कार्बन के बारे में, और कार्बन के ऊपर 3 प्रकार के संकरण होते हैं, sp, sp2 एंड sp3। वैसे तो संकरण के और भी टाइप होते हैं, sp3d, sp3d2,
sp3 d2 sp3, इससे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए सिर्फ 3 टाइप के होते हैं, sp, sp2 एंड sp3। तो उसको किस तरह से अपन जनरेट करेंगे, कैसे बताएंगे? अगर कार्बन की संयोजकता 4 है और चारों सिंगल बॉन्डेड है, जैसे कि मेथेन में एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, चारों सिंगल बॉन्डेड है, तो उस कंडीशन में आपका संकरण होगा sp3। अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो संकरण होगा sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो संकरण होगा sp। वो क्यों होगा? वो डिपेंड करता है कि पाई बॉन्ड कहाँ बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है। क्योंकि अगर आपका एटम पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसमें ओवरलैपिंग में फर्क होता है, यानी कि फिर वो संकरण में भाग नहीं लेता है। तो संकरण में भाग कितने कक्षक ले रहे हैं, उसको डिफाइन करने के लिए कितने कक्षक चाहिए आपको? अभी तो मुझे 4 संयोजकता यानी कि चारों सिंगल सिंगल है, उसको डिफाइन करने के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक s3p चाहिए, इसलिए sp3 संकरण है। अब अगर मान लो कि कार्बन पर डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जो संकरण होता है वो सिंगल बॉन्ड को डिफाइन करता है। कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई यानी कि 3 बॉन्ड हैं, तो एक s और 2 p से ही काम चल जाएगा, तो sp2 होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कार्बन पर कितने सिंगल बॉन्ड हैं और संकरण की प्रक्रिया में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि संकरण होता क्या है। अभी सिर्फ संकरण का इंट्रोडक्शन दिया है अपन ने, संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको क्लियर करना अभी बाकी है। संकरण होता क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, अभी सिर्फ उसके बारे में हमने देखा है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ई केमिस्ट्री नाम से हमारा चैनल है, ठीक है। टाइम टाइम पर आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके देन, गुड बाय, थैंक यू।